मतलब वो पूरे पॉइंट्स अपन ने अदर सोर्सेज के खत्म कर लिए ना। चलो, हेडिंग डालो सेक्शन 57। सेक्शन 57, allowability of expenditure। allowability of expenditure। allowability of expenditure। ठीक है। अब कौन सी इनकम में कौन सा खर्चा अलाउ होता है, मतलब इनकम से कौन से खर्चे को माइनस कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग का विनिंग का बताया था कि विनिंग की इनकम से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होता, वैसे ही टाइप के अपन अदर सारी इनकम्स का देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले, अगर कोई भी टैक्सेबल इनकम है, कोई भी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, तो उसका खर्चा क्या होता है, अलाउड होता है जनरली। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो अपन अभी लिख लेंगे इसमें। ठीक है। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम होती है, ये सिर्फ अदर सोर्स का पॉइंट नहीं है, ये इनकम टैक्स के पूरे उसमें लगता है। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, ठीक है, तो खर्चा भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम में टैक्स नहीं लग रहा, तो खर्चा भी माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो खर्चे को क्या करेंगे, इग्नोर। पर अब अपन स्पेशल इनकम्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि विनिंग। विनिंग के खर्चे को क्या करते हैं बेटा, इसका भी तुम लोगों को पता है, इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन, है ना। कितना माइनस करते हो, खर्चा माइनस करते हो क्या अलग से, नहीं, कितना माइनस करते हो, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो खर्चे को क्या करेंगे, इग्नोर। 50% का क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया हो, उसको आप पूरा क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे, कितना, 50%। अब यहाँ पे ध्यान देना,
डिविडेंड, या अपन ने कल बात की थी इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड। कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है मान लो म्यूचुअल फंड पे या यूटीआई पे, या डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स पे। अब मान लो कि कंपनी ने बेटा डिविडेंड बांटने के लिए क्या किया, लोन लिया। ठीक है, लोन लिया डिविडेंड बांटने के लिए। ठीक है, या मान लो तुमने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया, ऐसा मान। ठीक है, शेयर्स खरीदने के लिए तुमने क्या किया, लोन लिया। अब तुम्हें उस शेयर्स पे क्या मिल रहा है, डिविडेंड, है ना। तो मतलब वो डिविडेंड की इनकम कमाने के लिए तुमने लोन लिया है, और उस लोन पे तुम क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट। तो मतलब तुम डिविडेंड कमाने के लिए इंटरेस्ट का खर्चा उठा रहे हो ना। ठीक है, तो वो खर्चा अलाउड है, समझ में आया, इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड है। ठीक है, पर कितना, 20% ऑफ डिविडेंड के जितना ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिखवाती हूँ, पहले लिखो इसके अंदर, लिखो ओनली इंटरेस्ट expenses allowed, that too up to 20% of dividend or income from UTI और म्यूचुअल फंड। एग्जाम्पल, तुमने बेटा से HDFC बैंक से मान लो तुमने क्या लिया, लोन। ठीक है, लोन लिया तुमने 15 लाख का, उस पे इंटरेस्ट @ 3% है। 15 लाख का 3% निकालो कितना होता है, हाँ 45,000 का तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, इस लोन के पैसों से तुमने क्या खरीदे बेटा, शेयर्स ऑफ रिलायंस। ठीक है, अब रिलायंस लिमिटेड से तुमको क्या मिला, डिविडेंड। डिविडेंड तुम्हें मिला 60,000 का। तो इस डिविडेंड की इनकम से तुम क्या माइनस कर सकते हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। पर कितना, 20% ऑफ डिविडेंड, मतलब 60,000 का 20% निकालो कितना होता है, 12,000 ही माइनस कर सकते हो। 45,000 पूरा माइनस नहीं कर सकते हो, ये माइनस हो जाएगा। बाकी का इज टैक्सेबल। बना लो इस एग्जाम्पल।
ठीक है, चलो सेक्शन 58 लिखो। सेक्शन 58 लिखो, फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट डालो पर्सनल एक्सपेंसेस। सेक्शन 58 बोलता है कि ये वाले खर्चे हम कभी भी माइनस करने नहीं देंगे इनकम में से, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल खर्चे हम कभी भी माइनस नहीं करेंगे इनकम से, ठीक है। सेकंड लिखो, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम एग्जाम्पल में लिख लो विनिंग, मतलब जो आपका रोज कमाने वाला साधन नहीं है ना, वंस इन अ वाइल कभी कमा लिया, वैसा वाला कैजुअल इनकम, ठीक है। कैजुअल इनकम से खर्चे माइनस नहीं होते, ठीक है। थर्ड लिखो, एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव, एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव टू द एक्सटेंट अनरीजनेबल, टू द एक्सटेंट अनरीजनेबल। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, ये वाला पॉइंट बेटा पीजीबीपी में भी काम आएगा, ठीक है, समझना। मैं तुम लोग को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो, ठीक है। मैंने अपनी फर्म में अपने ही रिलेटिव को जॉब दे दी, ठीक है। अब उस जॉब के लिए जनरली जो वो काम करता है उसके लिए मैक्सिमम कोई 10,000 रुपए पे करता एज पर दैट पर्सन क्वालिफिकेशन और जो वो काम करता है, बट मैं उसको दे रही हूँ 40,000। तो मैं 30,000 रुपए अनरीजनेबल दे रही हूँ, वो 30,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ हो जाएगा मतलब वो खर्चा मेरी इनकम में से, मैं अपनी इनकम में से अपने खर्चे माइनस करूंगी ना, तो मेरा सैलरी का भी खर्चा है, तो वो सैलरी भी खर्चे की तरह माइनस करूंगी, पर 40 माइनस नहीं करने देगा असेसिंग ऑफिसर, वो बोलेगा 10,000 माइनस करो। 30,000 अनरीजनेबल पे कर रहे हो, वो क्या होगा, नॉट अलाउड। आई बात समझ में? ऐसा किसी भी इनकम के साथ हो सकता है। आप कोई भी इनकम कमाने के लिए किसी रिलेटिव को पे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ठीक है, बट अनरीजनेबल अमाउंट पे कर रहे हो, तो रीजनेबल अमाउंट ही अलाउ होगा, बाकी एक्सटेंड एक्स्ट्रा वाला डिसअलाउ, ठीक है। चलो, अब गवर्नमेंट ये चाहती है बेटा कि ज्यादा कैश पेमेंट्स ना हो, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैसे हो, बैंक से हो, ताकि सबका ट्रैक रखा जा सके, टैक्स की चोरी ना हो, है ना, डिजिटली सब कुछ हो, ठीक है। तो उसके लिए एक पॉइंट डाला है, ठीक है, लिखो, कैश एक्सपेंडिचर, कैश एक्सपेंडिचर more than rupees 10,000, more than rupees 10,000 in a single day to single person, ठीक है, ये डिसअलाउड है। कैश एक्सपेंडिचर अगर एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा किया तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। समझ में आया? अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है ना एक दिन में एक पर्सन को, तो बैंक से करो, ये बोलना चाह रहे हैं। कैश से करोगे डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, कौन सा पॉइंट आ गया, फिफ्थ लिखो, इंटरेस्ट और सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट और सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया on which TDS is not deducted, on which TDS is not deducted or deducted but
or deducted but not paid to government. ऐसा पॉइंट अपन ने पहले भी देखा हुआ है कहीं? ऐसा पॉइंट अपन ने पहले भी कहाँ देखा है? टीडीएस वाला पॉइंट अपन ने पहले भी देखा था ना कहीं? कहाँ देखा? हाँ हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, पर अगर आपने फॉरेनर नॉन रेसिडेंट को दिया और उस पर टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, तो फिर वो अलाउ नहीं। वही पॉइंट है, ठीक है, वही पॉइंट है। इंटरेस्ट सैलरी तुम पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया और टीडीएस काटे बिना दे दे रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है कि ये खर्चा हम अलाउ नहीं करें, ठीक है। चल 6 पॉइंट लिखो। Any expenditure paid to resident, any expenditure paid to resident, and if TDS not deducted, and if TDS not deducted or deducted but not paid to government, or deducted but not paid to government, then 30% of such expenditure, then 30% of such expenditure shall be disallowed, shall be disallowed। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर बाहर पे कर रहे हो, टीडीएस नहीं काटा, तो पूरा ही खर्चा डिसअलाउड है, पूरा ही खर्चा माइनस करने नहीं मिलेगा। बट अगर रेसिडेंट को पे कर रहे हो, है ना, और टीडीएस काटना था पर नहीं काटा, या काट लिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो खर्चे का 30% डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब कितना अलाउ करने को मिलेगा? 70% ही क्या कर पाओगे? माइनस कर पाओगे। आई बात समझ में? चलो अदर सोर्सेज की शीट निकालो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ना चालू करो। मैं अपने आईपैड में ले लूं ये क्वेश्चन, तब तक तुम लोग करो उसको सॉल्व।
हाँ, सिटिंग फीस बोल रहे होंगे बेटा ये। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी ना, अपन ने कल भी इसको डिस्कस किया था। हाँ, ये रेम्युनरेशन नहीं है, उसको तो सैलरी बोलेंगे या रेम्युनरेशन बोलेंगे, है ना। फीस बोल रहे हैं तो ये सिटिंग फीस ही हो। चलो, कल जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से तुम लोग अमाउंट बताओगे मुझे टोटल अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। निकाल लो, फिर उसको प्रेजेंट कर लेंगे अच्छे से। एक डाउट है, जो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज है, अनडिस्क्लोज सोर्सेज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। चलो करवाऊं मैं, या बता रहे हो तुम लोग भी अमाउंट। ये नेट है, नेट है मतलब टैक्स कटने के बाद इसका ग्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। लिखो कंप्यूटेशन गनी भाई, लिख देना ऊपर एसएससी का नाम। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले डायरेक्टर्स फीस फॉर फ्रॉम अ कंपनी सिटिंग फीस है, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। चलो लिखते जाओ, डायरेक्टर्स फीस 10,000 ले लिया अपन। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट टैक्सेबल होता है।
पूरा टैक्सेबल होता है ना। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिख लो। फिर अनडिस्क्लोज सोर्सेस से भी है अगर बेटा, तो भी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ही। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। अब जो विनिंग है, विनिंग का समझो, नेट दिया हुआ है, नेट दिया हुआ मतलब आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो 35,000 है, ये 70% के बराबर दिया हुआ है, तो 100% के बराबर कितना होगा? 50,000 लिख लो यहाँ पे बाहर। आपके हाथ में जब कंप्यूट होगी इनकम, तब तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा ना। रॉयल्टी मैंने बताया था कल, टैक्सेबल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। रॉयल्टी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेक्चर्स इन सेमिनार भी मैंने बोला था, सेमिनार में भी जो पैसा मिलता है नॉन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से, वो टैक्सेबल हो जाता है। बेटा टैक्सेबल पूरी इनकम है, टैक्स 30% लगेगा। इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं निकाल रहे हैं। उस इनकम पे अलग से टैक्स बाद में कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेक्चर्स इन सेमिनार पूरा टैक्सेबल 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, बताओ टैक्सेबल होगा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, लोन दिया है गिव रिलेटिव को, लोन गिवन टू रिलेटिव ऐसा है वो, और उस पर इंटरेस्ट मिला है। अरे अपन ने इंटरेस्ट का क्या पढ़ा था? अगर वो गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन वगैरह पर है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पे 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बाकी सारा इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है ना। इंटरेस्ट फ्रॉम रिलेटिव, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी, पोस्ट ऑफिस का बताओ चलो, पोस्ट ऑफिस का भी पढ़ा था कल अलग से। अरे याद करो, कितना, कितने तक एग्जाम्प्ट होता है? यहाँ बैठ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कैसे देखेंगे रिकॉर्डिंग? ईयरफोन्स में ना चलेगा। हाँ, तक एग्जाम्प्ट है ना, तो कितना मिला है? 500 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कैसे दिखाओगे? लिखो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 500, अंदर के साइड दिखाओ, माइनस करो एग्जेम्प्ट 500, यहाँ जीरो आ जाएगा बाहर। इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंशन नहीं है ना कौन सी सिक्योरिटी, तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अगर लिखा होता तो फिर अपन
पर सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है, टैक्सेबल होगा। हाँ, मंथली इनकम स्कीम में पोस्ट ऑफिस की था कुछ एग्जेम्पशन? पोस्ट ऑफिस की कौन से वाले में एग्जेम्पशन था? बस सिर्फ सेविंग अकाउंट में था, बाकी में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। टैक्सेबल कर दो इसको पूरा। इंटरेस्ट ऑन बेटा अपन को ये 1,000 माइनस करना चाहिए था। ये 1,000 का पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। बुक लिखने के लिए उसने खर्चा किया ना, और उसी बुक पर उसको रॉयल्टी मिल रही है। और अभी अपन ने सेक्शन 57 में क्या पढ़ा कि कोई भी टैक्सेबल इनकम होगी तो उसके खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। तो ये रॉयल्टी 9,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, तो ये 8,000 ही टैक्सेबल है। अब कर लो टोटल। हाँ ठीक है, 1,33,800। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं। Discuss the applicability of section 56 to 7B in respect of the shares issued by the company closely held companies to the resident Indians. शेयर्स का अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा? क्लोजली हेल्ड कंपनी से रिलेटेड शेयर्स का कुछ पढ़ा था? देखो पलटा के। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर्स इशू करती है एट प्रीमियम, इशू प्राइस माइनस एफएमबी टैक्सेबल हो जाएगा। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे विन प्राइवेट लिमिटेड है, इशू प्राइस इज 370, प्रीमियम पे इशू किया है, एफएमबी 350 है। तो इशू प्राइस माइनस एफएमबी कितना डिफरेंस है? 20 इंटू 1,00,000 शेयर्स कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 20 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हाथ में? विन प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में, है ना। गेन प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में निकालो।
माइनस में नहीं टैक्सेबल होगा, अगर ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड में निकालो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, फिर से पढ़ो, सेक्शन में जाओ, फिर से पढ़ो, मैं नहीं एंड करूंगी। क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम पे नहीं है। शेयर प्रीमियम पे इशू होंगे तभी वो लगेगा ना, ठीक है। प्रीमियम पे नहीं है। टॉप प्राइवेट लिमिटेड की में निकालो। क्या ये प्रीमियम पे है, पहले ये देखो, फिर देखो एफएमवी और इशू प्राइस का डिफरेंस। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करोगे इसको? चार्ट बना के कर सकते हो। ऊपर प्रोविजन लिख दो एक बार, ठीक है, सेक्शन का प्रोविजन लिख दो एक बार, और फिर चार्ट बना दो। बाकी दोनों केसेस में नॉर्मल नॉर्मल है, ये दोनों केस में थोड़ा सा अलग था तो मैंने रीजन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रीजन आपको लिखना ही पड़ता नोट में वैसे भी, है ना। तो आपने नोट डालने की जगह यहीं पे लिख दिया रीजन, बाकी का अमाउंट लिख दो बस।
हो गया? चलो कल से नया स्टार्ट करेंगे।